हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदेश और आप देख रहे हैं पल्स अकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो हमारी होने वाली है क्यू फीवर की रिगार्डिंग, राइट। तो क्यू फीवर क्या होता है, उसका कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, क्या उसकी ट्रीटमेंट होती है, क्या उसका लैब डायग्नोसिस होता है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देखते हैं। तो एक माइक्रोबायोलॉजी की एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट आती है, दैट इज द क्यू फीवर, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्यू फीवर होता क्या है। सो क्यू फीवर दैट इज ऑल्सो कॉल्ड दैट कॉक्सिला बर्निटी, जो इसका कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है, दैट इज एन कॉक्सिला बर्निटी. So Coxella burnetii, it is an causative organism for the Q-fever. It is an obligate intracellular organism, right? तो intracellular obligate ये है कि सेल के अंदर ही रहता है, and that is called this Q-fever. तो ये Q-fever कॉज करता है। अब इसका नाम, राइट, तो Q-fever उसका नाम क्यों पड़ा? सो दैट इज एन कॉजिटिव एजेंट ऑफ डिसीज। अब पहले क्या था कि Q-fever का लोगों के बारे में कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म नहीं पता था, तो बहुत लंबे टाइम तक, लॉन्ग टाइम कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म नहीं पता था। अब इसकी वजह से लोगों को मतलब इसका उसका क्यूरी मतलब उस तरीके से प्रेफर किया जाता था कि ऐसे बोलना कि हाँ भाई पता नहीं कुछ क्यों क्वेरी हो गई है, तो इस तरीके से, राइट। तो इसे क्यू फीवर फिर नाम आया। सो क्यू फीवर आया, लेटर इसका एजेंट आइडेंटिफाई कर दिया गया एंड नेम्ड आफ्टर देयर डिस्कवरर्स कॉक्स एंड बर्निटी। तो उसका कॉक्स और बर्निटी ने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, तो उसका नाम पड़ गया कॉक्सिला बर्निटी। तो कॉक्सिला बर्निटी उसका नाम पड़ गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हुई। इतना समझ में आया कि उसका नाम क्यों पड़ा। उसके बाद सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, तो क्यू फीवर इज एन जूनोटिक इन्फेक्शन। जूनोटिक इन्फेक्शन तो राइट, तो एनिमल से ट्रांसमिट होता है। उसके बाद इट इज एन ह्यूमन इन्फेक्शन फ्रॉम ह्यूमन इन्फेक्शन ऑकर फ्रॉम कैटल, शीप एंड गोट्स। तो कैटल, शीप और गोट्स, इनसे जो होता है वो इन्फेक्शन होता है ह्यूमन को। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इट इज बाय द इनहेलेशन ऑफ infected dust from the soil that is previously contaminated by the urine and feces of the डिसीज एनिमल। कोई डिसीज एनिमल है, उसके यूरिन और फीसस किसी सॉइल में डंप कर दिए गए, वहाँ पे फिर क्या हुआ, उसकी जो इनहेल मतलब वो जो सॉइल होती है, अगर गलती से कभी इनहेल हो गया, मतलब धूल जो नाक में चले गया, ऐसे इनहेल कर लिया, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता था। या फिर रेयरली बाय द इंजेक्शन ऑफ कंटेमिनेटेड मिल्क। तो कंटेमिनेटेड मिल्क से रेयरली होता है, बाकी जो मेजर होता है इनहेलेशन ऑफ द सॉइल, और वो भी कंटेमिनेटेड सॉइल। तो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये क्यू फीवर इज एन एंडेमिक इन द मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इन द न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका। तो इसमें ये ये है। इन इंडिया इट इज रिपोर्टेड फ्रॉम द राजस्थान, पंजाब एंड हरियाणा एंड दिल्ली। तो क्यू फीवर यहाँ से देखा गया है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड फ्रॉम द 3 to 30 days तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तो राइट, तो तब तक मतलब इन्फेक्शन होने का साइन एंड सिम्टम्स आने तक इसे करीब करीब 30 दिन, इतना टाइम पीरियड यहाँ पे लगता है। अब इसका जो होता है सिम्टम्स, मतलब दो इसमें, एक्यूट क्यू फीवर या क्रोनिक क्यू फीवर। अब एक्यूट क्यू फीवर जो होता है ये प्रेजेंट करता है आपको सिम्टम्स। इसमें क्या क्या आ सकते हैं, हेपेटाइटिस के सिम्टम्स आ सकते हैं, राइट। तो लिवर इन्वॉल्व हो सकता है, इंटेस्टिशियल निमोनिया, तो निमोनिया के सिम्टम्स आ सकते हैं, फीवर, सीएनएस इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, हार्ट का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो ये सारे जो सिम्टम्स आते हैं वो आते हैं आपके एक्यूट क्यू फीवर में। वही अगर क्रोनिक क्यू फीवर होता है तो इसमें ये डेवलप मंथ 2 to 3 मंथ, मतलब ईयर्स में होता है, मंथ टू ईयर्स मतलब, राइट। तो कुछ महीने से लेकर 2 से 3 साल तक ये जो क्रोनिक क्यू फीवर होता है वो बनता है, राइट। तो ये चीज़ है। लेटर इन 5% केसेस प्रेजेंट एज एंडोकार्डाइटिस। तो एंडोकार्डाइटिस इन 5% केसेस में एंडोकार्डाइटिस में मिल सकता है। अब इसके बाद देखते हैं इसका लैब डायग्नोसिस क्या है। तो लैब डायग्नोसिस इज कॉक्सिला बर्नेटी, इट इज एन स्मॉल प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म। स्मॉल प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म, डिस्टेंट स्ट्रक्चर्स मतलब इसका तो होता है, तो ग्राम निगेटिव कोकोबैसिलस। तो ये ग्राम निगेटिव कोकोबैसिलस, ये चीज़ याद रखना, ये बहुत बार पूछी जा सकती है, ग्राम निगेटिव कोकोबैसिलस। एक तो आपको इसका नाम याद रखना है कि कौन कॉज करता है उसका, ये जो ग्राम निगेटिव कोकोबैसिलस है ये, उसके मोटा मोटा थोड़ा सिम्टम्स याद कर लेना। बाकी जो होता है कि उसका इंक्यूबेशन पीरियड तो मोस्टली याद नहीं रहता, बट 3 से 3 दिन तक याद रख लेना, एडिट। उसके बाद इसमें लैब डायग्नोसिस आइसोलेशन, इट इज एन एक्सट्रीमली फास्टिडियस, सो it can be isolated from the buffy coat of blood sample or tissue specimen by the cell voile technique but require biosafety in level 3 laboratory। तो लेवल 3 लेबोरेटरी की इसको ज़रूरत पड़ती है। और ये जो सेल वॉइल टेक्निक होता है ये क्या होता है हम नेक्स्ट कभी वीडियो में देखेंगे आगे। तो ये होता है, तो उससे आइसोलेट किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट करते हैं, एक तो आइसोलेशन कर सकते हैं या फिर दूसरा करेंगे एंटीबॉडी डिटेक्शन, राइट। तो इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस एसे, दैट इज कॉल्ड एज आईएफए। indirect immunofluorescence assay, that is called as an IFA. It is then sensitive and specific, and
इट इज़ एन मेथड ऑफ चॉइस। तो मेथड ऑफ चॉइस अगर कोई पूछे क्यू फीवर के रिगार्डिंग तो ये आपका एंटीबॉडी डिटेक्शन। तो ये हो गया, इट डिटेक्ट द एंटीबॉडी अगेंस्ट द फेज 1 and phase 2 antigen of LPS, that is lipopolysaccharide. In acute Q fever, phase 2 is titer is higher, whereas in chronic Q fever, phase 1 antibodies is titer is higher. तो मतलब क्या है कि अगर ये फेज 1 फेज 2 होता है उसका, तो इसमें जो होता है कि भाई अगर एक्यूट फीवर है तो एक्यूट में उल्टा समझ लेना कि भाई सेकेंड जो फेज 2 है उसकी एंटीबॉडीज बड़ी होती है। वही अगर क्रोनिक है तो क्रोनिक में याद रखना मतलब उल्टा, तो ये फर्स्ट का टाइटर बड़ा होता है, तो ऐसे याद रख लीजिए। उसके बाद तीसरा कर सकते हैं दैट मॉलिकुलर मेथड, तो पीसीआर से डिटेक्ट कर सकते हैं कॉक्सिला बर्निटी का डीएनए इन द टिश्यू स्पेसिमेन, तो ये भी कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ होगी। उसके बाद हम देखते हैं ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट में जो आता है, तो जैसे हमने उसका स्टेजेस में डिवाइड किया था एक्यूट एंड क्रोनिक, तो एक्यूट एंड क्रोनिक में जो होता है, एक्यूट में हम देखेंगे तो एक्यूट में जो दिया जाता है देयर इज डॉक्सीसाइक्लिन, राइट। सो डॉक्सीसाइक्लिन इट इज एन ड्रग ऑफ द चॉइस गिवन एट टू फॉर द 14 डेज। तो डॉक्सीसाइक्लिन जो होता है उसका ड्रग ऑफ चॉइस है क्यू फीवर का, तो वो दिया जाता है हमने 14 डेज के लिए। इसके अलावा क्विनोलोन्स भी दे सकते हैं, वो भी इफेक्टिव होते हैं इसमें। ये चीज़ हो गई। उसके बाद देखते हैं कि दैट इज अगर क्रोनिक क्यू फीवर है तो हम स्टीरॉयड देंगे। स्टीरॉयड में कहते हैं हाइड्रोक्लोरोक्विन, सॉरी तो इट लाइक एन, अगर क्रोनिक क्यू फीवर है तो हम देंगे हाइड्रोक्लोरोक्विन। इट इज एडेड टू अल्कानाइन द फैगोलाइजम एंड रेंडर द डॉक्साइक्लिन बैक्टीरिसाइडल अगेंस्ट द ऑर्गेनिज्म। तो ये इस तरीके से काम करता है कि हाइड्रोक्लोरोक्विन जो होता है अल्कानाइज द फैगोलाइजम करता है उसको, एंड उसकी वजह से डॉक्साइक्लिन बैक्टीरिसाइडल होता है वो उसकी वजह से। उसके बाद उसके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में क्या क्या कर सकते हैं। सो प्रिवेंशन में सबसे पहले चीज़ देखेंगे वैक्सीन। सो इनएक्टिवेटेड होल सेल वैक्सीन दैट इज क्यू वैक्स उसका नाम है, ये वैक्सीन दे सकते हैं। लाइसेंस इन ऑस्ट्रेलिया, रिकमेंडेड फॉर द ऑक्यूपेशनली वर्क एक्सपोज वर्कर्स के लिए ये चीज़ दी गई है। तो इट इज इनएक्टिवेटेड होल सेल वैक्सीन क्यू वैक्स जो लाइसेंस की जाती है ऑस्ट्रेलिया में, मतलब की गई है ऑस्ट्रेलिया में, तो ये भी दी जाती है किसको, वर्कर्स को जो एक्सपोज हो गए उसमें। उसके बाद गुड एनिमल हस्बेंड्री, मतलब एनिमल्स की केयर करना, थोड़ा सा अच्छे से उनको साफ सफाई रखना, तो ये भी होता है। तो दैट शुड बी फॉलोड एंड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द एनिमल एक्सेट्रा। अगर ये सारी चीज़ें करते हैं तो मोर देन इनफ प्रिवेंशन हो सकता है। पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क शुड बी डन बाय फ्लैश मेथड एट 72 फॉर डिग्री फॉर 20 सेकेंड फॉलोड बाय रैपिड कूलिंग टू 13 डिग्री और लोअर। तो ये भी होता है, इससे करता है। बट पास्चराइजेशन से मतलब मिल्क से इतना ज़्यादा वो स्प्रेड नहीं होता, मेजरली स्प्रेड होता है दैट इज ड्यू टू द इनहेलेशन ऑफ द डस्ट, जो भी कंटेमिनेटेड डस्ट होता है, राइट। तो यहाँ पे जो था हमारा जो टोटल कॉक्सिला बर्नेट दैट इज क्यू फीवर, तो ये खत्म होता है। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।